Hello everybody. In this lecture, I am going to discuss most anticipated problems from matrices and determinant for your JEE exam. एक्चुअली मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत ही ईजी है, इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट मैट्रिसेस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी इतने इनोवेटिव होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि उसको विद इन टाइम कर पाना उतना आसान नहीं होता। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाएं तो वो रियली बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, एलिगेंट होता है। कुछ जेई में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, जैसे आप रिकॉल करें 2009 और 2010 में जो कॉम्प्रिहेंशन जेई में पूछा गया था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहे हैं। और हर बार ऐसा नहीं होता कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से आए, तो मैट्रिक्स से कई बार बहुत ही बेसिक स्कूल लेवल क्वेश्चन भी जेई में पूछे जा चुके हैं। तो ओवरऑल वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही डेफिनेटली आते हैं। और अगर 3 क्वेश्चन बनते हैं तो 3 में से एक या 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी बन सकते हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चंस मैंने पिक किए, डिस्कशन करते हैं इनका। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट बी नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए टू द पावर 6 इज आई। बी आइडेंटिटी नहीं है, ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बी टू द पावर के बिकम्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको। प्रॉब्लम में गिवन है a टू द पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a पावर 6 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, b आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, एंड ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बी ए इज व्हाट? बी ए इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ओके, प्री मल्टीप्लाई बाई बी। मैट्रिक्स में यार ऑर्डर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है कि अपन प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट फैमिलियर होंगे, या आप ऑलरेडी बी इंटू, इनको मैंने क्लब कर लिया, इसको अपन एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एंड आई एम गोइंग टू यूज द डेफिनेशन ऑफ बी ए। बी ए इज व्हाट? इन द फर्स्ट लाइन यू हैव गिवन बी ए इज व्हाट? ए बी स्क्वायर, देयरफॉर दिस बिकम्स ए बी स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर। फाइनली व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, b square a is what? ab to the power 4, है ना। if ba is ab square, then b square a is what? ab to the power 4. again pre multiply by b, again pre multiply by b. what we get from here? bq into a equals to ba, using associative law here, b to the power 4. Again what we have given in the first line, ba is what? ab square, substituting the value of ba, ab square times b to the power 4. now what we have from here, vqa is what? a b to the power 6. तो बच्चों एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगर आप इन रिजल्ट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों रिजल्ट को देखिए, क्या अब आप इस तीनों रिजल्ट को देखकर इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। बी ए इज ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए इज ए बी टू द पावर 4। बी में अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 4 है, पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 6 है। तो इन जनरल बी टू द पावर एम ए इक्वल टू ए बी टू द पावर 2m, ठीक है ना। अगर इनके सब्जेक्टिव एग्जाम अगर हो, इनके जैसे ओलंपियाड वगैरह होता है, उसको शो करना हो तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपन इसको आसानी से शो कर सकते, डिस्प्ले कर सकते इस जनरलाइजेशन को, ठीक है ना, जिसकी यहाँ पर सच कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। चलिए अब मूव करते हैं अपने टारगेट पॉइंट पर। वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बी टू द पावर के बिकम्स आइडेंटिटी, है ना। b टू द पावर के आइडेंटिटी है। अच्छा, यहाँ पर एक हिंट गिवन है, a टू द पावर 6 i है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यार ये सीन पिक्चर में कैसे अपेयर होगा। a पावर 6 अगर i गिवन है, इट मीन्स इसका प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं यूज है, तो इस सीन को अपेयर कराना चाहता हूँ। नाउ तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए। बच्चों टारगेट ये है, a टू द पावर 6 लाना है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पर पोस्ट पोजीशन पर ए आ रहा, तो इसको ऑब्जर्व करते हुए ए पावर 6 को अपेयर कराने के लिए पोस्ट
मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 5, a टू द पावर 5 से पोस्ट मल्टीप्लाई मैंने कर दिया. देन व्हाट वी हैव ए बी स्क्वायर a to the power 5 equals to b into a to the power 6, but a to the power 6 becomes what? Identity, b into I. This will imply b is what? B is a, sorry, b to b square, mistake from my side, take a pardon. ab square a to the power 5, b is what? ab square a to the power 5. Okay, move to the next page. B is ab square a to the power 5. b is what? ab square a to the power 5. ठीक है बच्चों. अब यार अपने पास ये जो जनरलाइज करके हमने रिजल्ट निकाला था, इस रिजल्ट का मैं यूज़ करूँगा. इसको मैंने स्टार कॉल किया b टू द पावर m इंटू a इक्वल टू a b टू द पावर 2m. मूव करते हैं आगे. This can be further written as b square a times a to the power 4, and b square a is what? b square a is a b to the power b square a. If m is 2, then a b to the power 4, a b to the power 4 into a to the power 4. This becomes a square b to the power 4 a to the power 4. यार इसको कैसे लिख सकते? एक ऑफ शिफ्ट करते रहिए. b पावर 4 a पावर 4 देख रहे हैं ना, a के बस क्लब कर दीजिए यहाँ पर इंटू ए क्यू, है ना. अब b पावर 4 a को हम उस रिजल्ट स्टार से अगर लिखना चाहें, देन व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर. पावर 4 है तो b टू द पावर क्या बन जाएगा बच्चों? 8, है ना. आप देखते रहिए उस रिजल्ट का मैं कंटिन्यूस यूज़ करूँगा टिल एंड. तो ये सीन क्या बन जाएगा? ए क्यू बन गया, b टू द पावर 8 ए क्यू कनेक्टेड है. आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में, देखिए b की पावर स्टार्ट हमने किया था b स्क्वायर a पावर 5 से, है ना. तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? b की पावर बढ़ रही, a की पावर कम हो रही है. एक बार फिर से करके देखते हैं. एक a शिफ्ट कर लिया, एक a स्क्वायर बाहर डाल दिया, b पर 8a पावर 8 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a b टू द पावर 16 इंटू ए स्क्वायर. ठीक है ना. अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ. a पावर 4 b पावर 16, a के क्लब कर लिया, a के बाहर छोड़ दिया. पावर 16 है तो ये बन जाएगा a b टू द पावर 32, सही है ना, इंटू a. फाइनली a पावर 5 b पावर 32a, b पावर 32a बन जाएगा a b की पावर 64, सही है क्या? देयरफॉर व्हाट वी हैव टिल नाउ, b इज व्हाट? a to the power 6 into b to the power 64, but we are given that a power 6 is what? Identity matrix. This implies b is equals to what? b to the power 64. Is that okay? अच्छा, अपने को निकालना क्या यार? b की वो लीस्ट इंटीजर निकालना सच दैट b पर के i बन जाए, है ना. और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि a और b दोनों कैसे मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर, मतलब इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, यानी इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना. अब यार देखिए यहाँ से एक b कैंसिल करना है, तो प्री मल्टीप्लाई बाई b इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो b टू द पावर 63 बिकम b इंटू b इनवर्स इज व्हाट? I. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? 63. लीस्ट वैल्यू कि b पर 63 अगर i है तो 63 का स्क्वायर ले ले, 63 इंटू 2, 63 इंटू 4, ये सभी i बन जाएंगे. तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 63. बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी. मूव करते हैं आगे. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है. लेट ए बी 2x3 मैट्रिक्स वेयर एज बी बी ए 3x2 मैट्रिक्स. ए 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज 4. ए बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी ए. चलिए स्टार्ट ले लेते हैं. ए 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम, ए बी सी पी क्यू आर. ए कुछ इस तरह का ले लिया. बी जो है 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा लैम्डा म्यू थीटा फाई, ये कुछ इस टाइप का ले लिया. ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है, बी ए का निकालना है ना. तो पहले बी ए मैट्रिक्स सर्च कर लेते हैं. बी ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, है ना, डायरेक्टली निकाल रहे डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए. तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनका? रो बाई कॉलम.
तो चलिए डिटर्मिनेंट पहले हटाते हैं, पहले मैट्रिक्स की ही बात कर लेते हैं। बी इज व्हाट, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर है 3x2, बी का ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर है 2x3। अल्फा बीटा लैम्डा म्यू थीटा फाई मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी पी क्यू आर, करते हैं मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, पहली रो पहला कॉलम क्या मिलेगा बच्चों, ए अल्फा प्लस पी बीटा, रो बाई कॉलम। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, रो बाई कॉलम। 1 2 एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा अल्फा बी प्लस बीटा क्यू 1 3, सी अल्फा प्लस बीटा आर 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए लैम्डा प्लस पी म्यू 2 2, लैम्डा बी प्लस म्यू क्यू 2 3, लैम्डा सी प्लस आर म्यू 3 1, ए थीटा प्लस पी फाई 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पी बी थीटा प्लस क्यू फाई 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थीटा सी प्लस फाई आर, ये आ गया बी ए, है ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी ए, तो बस आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स वाले साइन को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे अपन। फॉलो कर रहे हैं क्या, ये आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको बताना है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो यार आजकल जो जेई का ट्रेंड चल रहा है वो कुछ इसी टाइप का ट्रेंड चल रहा है कि डिटर्मिनेंट से वो भारी भारी प्रॉब्लम नहीं आती है, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट दे दिया R1 - 2 R2 3 R3, ये सब अब इस तरह का टाइम निकल चुका है यार, ये सब बहुत टाइम पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। अब जो प्रॉब्लम आती है बहुत ही डिसेंट प्रॉब्लम आती है, छोटी प्रॉब्लम आती है जिसमें एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट यूज होता है ना। तो दीज प्रॉब्लम आर बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट पर ये रिवर्स प्रॉब्लम होती है, रिवर्स इन द सेंस कि एक डिटर्मिनेंट जो आपको सॉल्व करने को दिया जाता है वो एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से बना हुआ डिटर्मिनेंट होता है, और आपको रिवर्स थॉट के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि दैट आई कैन बी एबल टू ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, यानी उस डिटर्मिनेंट को आपको दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करना होता है। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होता है, तो आपको ही सोचना पड़ता है क्या आई एम कैपेबल टू ब्रेक इन टू डिटर्मिनेंट और नॉट। अगर आप दो में ब्रेक कर सकते हैं तो क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व होता है। तो इस पर जेईई में पहले भी क्वेश्चन 3 to 4 ईयर्स बैक आ चुका है। तो देखिए इसको दो में कैसे ब्रेक करते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं पता उनके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, अदर जिनको पता है तो उनको तो आगे का रूट के लिए, बस इसकी ब्यूटी यही है कि इसको दो में ब्रेक करना है। तो कैसे करते हैं एक बार समझ लें, हो सकता ना आता हो किसी को। ट्रैवलिंग अलोंग द फर्स्ट रो, पहली रो में ट्रैवल करिए आप, है ना। आप देख रहे हैं कुछ एलिमेंट सेम दिख रहे हैं और कुछ एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। जैसे जो सेम है वो है अल्फा बीटा, और जो चेंज हो रहे हैं जैसे ए पी बी क्यू सी आर। तो जो तीनों में सेम है उसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो बना दो, पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, है ना। और जो चेंज हो रहे हैं जैसे पहले ए पी है, बी क्यू है, सी आर है, उनको फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो बनाइए सेकेंड डिटर्मिनेंट का। तो रिपीट करता हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग ट्रैवल करिए, कर रहे हैं ना। तो कुछ एलिमेंट पूरी रो में आपको सेम दिख रहे हैं। कौन से एलिमेंट है वो, जिनके नीचे में दो लाइंस बनाई अल्फा बीटा। तो जो तीनों में सेम है उनको पहली रो बना दीजिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट का, और जो चेंज हो रहे हैं उनको फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो बनाइए। जैसे ए पी को मैंने फर्स्ट रो में लिख दिया, बी क्यू को हमने सेकेंड रो। अच्छा, मैं एक एलिमेंट जीरो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर एलिमेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हर एलिमेंट दो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट है। अगर दो दो का प्रोडक्ट है तो तीसरा एलिमेंट तो जीरो लेना ही पड़ेगा। ये आपकी चॉइस, आप एक में जीरो लें दूसरे में कुछ और ले लें। प्रोडक्ट जीरो बनाने के लिए जरूरी नहीं है मैं दोनों जीरो लूँ, आप एक जीरो ले लें और दूसरे में आप किसी भी हीरो का नाम ले सकते हैं, सलमान खान लिख सकते हैं। चॉइस है आपका कौन सा फेवरेट हीरो है, ठीक है ना। थर्ड की अगर मैं बात करूँ 1 3, हाँ 1 3 ए पी बी क्यू सी आर। चलिए अब 2 1 की बात करते हैं। 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट, सॉरी 2 1 की बात नहीं, मैं बोल सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में देखिए सेम एलिमेंट कौन से हैं, सेम एलिमेंट की बात करेंगे तो लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू, है ना। तो इधर लैम्डा आ गया, इधर म्यू, इधर जीरो। थर्ड रो में सेम एलिमेंट कौन से हैं, थीटा फाई, सही है ना, थीटा फाई जीरो।
तो मैंने डिटर्मिनेंट बी ए को 2 के प्रोडक्ट में लिख दिया। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बिकॉज थर्ड कॉलम हर एलिमेंट 0 है। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बी ए 0। अदरवाइज अगर ये थॉट आपको नहीं आता और आप लग जाइए काम पर, सब्ट्रैक्ट करते रहिएगा, सारे ये अननोन है, इतने अननोन को आप सॉल्व कर नहीं सकते। आप डिटर्मिनेंट ए बी बनाए और उसकी वैल्यू 4 लिखे और सोचे डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क। समझ में आया क्या? आपका लाइफ टाइम एंड हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बात यही है कि इस तरह के अप्रोच क्लिक करनी चाहिए एग्जाम टाइम में। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this problem we are given the matrix A of order 2 cross 2 whose all elements belongs to the set 0 1 2 3 4, and we are also given that all the elements of matrices are not necessarily different then। तो बच्चों ये प्रॉब्लम मेरी डिज़ाइन की हुई थी काफ़ी टाइम पहले, 2 और 3 ईयर्स बैक मैंने प्रॉब्लम टेस्ट पेपर में डाली थी। और ये इसलिए इसी टाइप की ब्यूटीफुल प्रॉब्लम का स्कोप जेई में ज़्यादा है, जिसमें क्वेश्चन तो देखने मैट्रिक्स का लगता है, जिसमें हम पीएनसी मिक्स कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी मिक्स कर लेते हैं, तो क्वेश्चन का एलिगेंस बढ़ जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं मैं सेम लूँ, सेम भी ले सकता हूँ, डिफरेंट भी ले सकता हूँ। अच्छा, मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक बनाना है तो बच्चों वी आर फैमिलियर दैट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या होता है, लीडिंग डायगोनल मिरर इमेज का काम, लीडिंग डायगोनल जो होता है मिरर का काम करता है। इसके अबाउट एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं क्या? तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो मैं कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 दोनों सेम होंगे। एक केस बना लिया 0 0, एक केस बनाया 1 1, एक केस बना लिया 2 2, एक केस बनाया 3 3 और एक लास्ट केस बना लिया 4 4। ठीक है ना? चलिए अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकाले मैट्रिक्स सिमेट्रिक को। अब ये जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इनको अपने को देखना पड़ेगा कितनी तरह से फिल कर सकते। इस बॉक्स को कितनी तरह से फिल कर सकते हैं, एलिमेंट रिपीट कर सकता। अपने पास एलिमेंट है कितने, 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इसको फिल करने के 5 मैनर, इसको फिल करने के 5, यानी टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे 5 × 5 दैट इज 5 स्क्वायर। आया समझ में? सेकंड मैट्रिक्स पर चलते हैं जिसमें 1 1 है। तो इस बॉक्स को फिल करने के 5 मैनर, सेकंड बॉक्स को फिल करने के 5 मैनर, टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे 5 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से भी कितने बनेंगे 5 स्क्वायर, यहाँ से भी 5 स्क्वायर, यहाँ से भी 5 स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 5 स्क्वायर कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स 5 स्क्वायर × 5। नीचे आते हैं सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। टोटल मैट्रिक्स हम कितने बना सकते हैं, तो टोटल मैट्रिक्स बच्चों बनाने के लिए अपने पास देखिए सबसे फर्स्ट लाइन देखिए जब मैट्रिक्स गिवन है, इस वाले स्पॉट को कितने तरह से फिल किया जा सकता है 5, इस स्पॉट को 5, इसको भी 5 और इसको भी 5, यानी टोटल सैम्पल स्पेस आएगा 5 पावर 4 एंड द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 1/5। सही है क्या? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ए अगर सही है तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑप्शन सही नहीं है, बी इज नॉट द आंसर। ओके, मूव टू द ऑप्शन सी। सी ऑप्शन में बोले ट्रेस ऑफ ए इज 4 देन प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। अब गिवन है यार कि मैट्रिक्स की ट्रेस 4 है। ट्रेस 4 का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 4 हो। तो डायगोनल एलिमेंट का सम 4 कैसे बना सकते हैं, 0 4 1 3 एंड 2 2 बना सकते हैं क्या? अच्छा, इसमें 2 इंटरनल केस होंगे, 0 4 भी ले सकते हैं, 4 0 भी तो ले सकते हैं। 1 3 में भी 2 केसेस होंगे क्योंकि 1 3 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, लेकिन 2 2 में सिर्फ एक केस होगा बिकॉज दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ट्रेस 4 तो बना ली, ठीक है ना, ट्रेस 4 आ गई। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है द मैट्रिक्स इनवर्टिबल हो। मैट्रिक्स इनवर्टिबल होने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, सैम्पल स्पेस की बात करेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस थोड़ा सा कम है, कोशिश कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहले तो सैम्पल स्पेस की बात करते हैं, आएंगे कितने। तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पहले बात करते हैं, इनको हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 5 × 5 25, लेकिन 4 और 0 का रोटेशन, तो 5 स्क्वायर × 2 पहले में, और मेरे ख्याल से सेकंड में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 5 × 5 5 स्क्वायर, और 1 और 3 को रोटेट कर सकते हैं
5 स्क्वायर इंटू 2 प्लस यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 5 स्क्वायर इंटू 1 है ना। ये तो फेवरेबल केस आ गए, सॉरी सैम्पल स्पेस आ गया। अब फेवरेबल केस बनाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू बच्चों क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना आए। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली देखिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट 0 है, अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट 0 नहीं चाहिए। अब 0 नहीं चाहिए का मतलब है कि 0 ना तो इस बॉक्स में आए ना 0 इस, यानी 0 का यूज़ नहीं करना है। समझ में आया क्या बच्चों? तो कितना 0 यूज़ नहीं करना, तो हर बॉक्स को 4 मैनर से फिल कर सकते हैं। तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि 4 और 0 का रोटेशन हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट देखिए, ये वाला प्रोडक्ट 3 आ रहा है, अगर ये 3 है तो ये वाला प्रोडक्ट 3 नहीं चाहिए, 3 छोड़ के कुछ भी आ जाए। तो पहले तो मैं बात करूँगा टोटल में कितने मैट्रिसेस बना सकता हूँ, 5 इंटू 5, यानी इन बॉक्स को टोटल फिर करने के मेथड 5 इंटू 5 25 आ गए। 25 में से बोक के सब्ट्रैक्ट कर दो जब ये प्रोडक्ट 3 बन रहा हो, तो 3 दो तरह से बनेगा, 1 3 और 3 1, सही है क्या? इंटू 2, इंटू 2 में क्यों कर रहा हूँ, इंटू 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 और 3 का रोटेशन हो सकता है, ठीक है ना। प्लस एक केस और आएगा ऊपर, ये वाला केस। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 4, ये प्रोडक्ट 4 है तो ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे 4 चाहिए। ये 4 कितने तरह से आ सकता है, ये 4 3 तरह से आ सकता है, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो ये 3 केस आपको हटाने पड़ेंगे। समझ गए क्या? तो टोटल केस कितने आएंगे, 5 स्क्वायर, और इसमें से 3 हटा दिया, ठीक है बच्चों। तो यार ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 16 2 जा क्या होता है 32, 5 स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है, 5 स्क्वायर माइनस 2 होता है 23, 2 जा 46, 46 प्लस 32 कितना होता है 46 प्लस 32 होता है 78, या और 5 स्क्वायर माइनस 3 होता है 22, 78 प्लस 22 100, या वेरी डिसेंट नंबर। 100 अपॉन नीचे कितना आएगा, 25 टू द 50, 25 टू द 50, 50 100 प्लस 25 125, 100 upon 125, then the probability is what, 4 over 5, yeah, C is the correct option. And now for the last option D, we are given if trace of A is 4 and determinant of A not equals to 0, trace A 4 and determinant A not equals to 0, that is यार डी में जो कंडीशन गिवन है वो एक्चुअली वही कंडीशन है जो सी का फेवरेबल केस है। ध्यान से देखिए, ट्रेस ए 4 हो और इन्वर्टिबल हो, इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो यानी सी के लिए जो फेवरेबल केस आ रहे हैं 100, जो फेवरेबल केस सी के जो फेवरेबल केस हैं वो केसेस डी के लिए किसका रोल प्ले करेंगे, सैम्पल स्पेस का, है ना। और प्रोबेबिलिटी निकालनी A11 माइनस A22 0, यानी A11 A22 यानी डायगोनल एलिमेंट दोनों सेम हो, डायगोनल एलिमेंट दोनों सेम हो। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही बात करते हैं। तो डी पार्ट था जो अपने पास ट्रेस A4 हो, तो ट्रेस A4 हमने 3 तरह से बनाई थी, 0 4 1 3 2 2, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ट्रेस ए तो 4 है और डिटर्मिनेंट A 0 ना हो, डिटर्मिनेंट A 0 ना हो, तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट 0 ना होने का मतलब है कि ये वाला प्रोडक्ट देखिए कितना आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट 4 ना हो, तो ये वाला प्रोडक्ट सॉरी ये वाला प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट 0 नहीं चाहिए। तो 0 नहीं चाहिए का मतलब दोनों में से कोई भी एलिमेंट 0 ना हो, तो कितने तरह से आएगा 16, 4 4 जा 16, 4 4 मैनर से फिल हो जाएगा। इंटू 2 क्यों कर रहा हूँ ये समझिए, क्योंकि ये वाला 0 4 ये इंटरचेंज हो सकता है ना। फिर ये वाला प्रोडक्ट 3 आ रहा है, ये 3 है, तो ये वाला प्रोडक्ट 3 नहीं चाहिए। 3 कितने तरह से आ सकता है, 2 तरह से, 1 3 और 3 1, तो टोटल मैनर फिल करने के में से 2 मेथड सब्ट्रैक्ट कर दिए। इंटू 2, बाहर वाला 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इनका रोटेशन हो सकता है 1 3 का। प्लस आगे चलते ये वाला प्रोडक्ट 4 आ रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट 4 नहीं चाहिए, तो ये 4 3 तरह से आएगा, 1 इंटू 4 ले लें, 4 इंटू 1 ले लें, या फिर 2 इंटू 2 ले लें। तो टोटल मेथड में से ये 3 मेथड सब्ट्रैक्ट कर दिया। इंटू 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये वही केस आ गया जो मैंने पीछे समझाया था। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मुझे लगा थोड़ा सा भी डाउट आया है अगर आपको, तो अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। इज इट ओके? मूव करते हैं आगे। अब अपने को केस चाहिए था कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो। डायगोनल एलिमेंट सेम मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस केस कि ये एलिमेंट सेम हो। तो डायगोनल एलिमेंट सेम होने के बाद अब यार ये प्रोडक्ट 4 नहीं चाहिए, तो 4 नहीं चाहिए तो टोटल केस काउंट कर लो। वेज थ्योरम टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ये वाला केस हो गया, अब इसमें से ये वाला केस हमने
अप्लाई कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यार अब देख लो ये कितना आ रहा है, 25 माइनस 3 22, और नीचे कितना, नीचे तो वही आएगा 100, तो 11/50। तो बच्चों इस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है कि जैसे जेई में जो ये मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है कि क्वेश्चन बस एक इन्फॉर्मेशन दे दी, उनमें से 3-4 पार्ट बना दिए, 3-4 पार्ट में से 3 डिफरेंट पार्ट बनाए हैं। देखिए ए और बी तो एक ही जैसे, एक पार्ट किया दूसरा क्लियर हो गया, सी और डी डिफरेंट है। तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, मैच्योरिटी लानी है सॉल्विंग में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 whose 4 elements are 1 and rest elements are 0. Find the number of non-singular matrices of order 3x3. 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस बताने हैं, और मैट्रिक्स कैसे चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और उनमें से 4 एलिमेंट 1 है और बाकी 5 एलिमेंट 0 हैं। चलिए करते हैं इस पर भी क्वेश्चन। 4 एलिमेंट 1 है, 5 एलिमेंट 0 हैं, कैसे कर सकते हैं, जनरल से चलते हैं। एक मैंने 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट ले लिया, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं यार इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू होगी ABC प्लस ABC प्लस ABC माइनस ABC माइनस ABC माइनस ABC माइनस ABC, है ना। अब पैटर्न लिख दीजिए। देखिए पहला एलिमेंट जब आप लिखेंगे तो पहला एलिमेंट क्या था, A1 B2 C3, यही आता ना, A1 B2 C3। अब साइक्लिक ऑर्डर में बना दीजिए, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर सेकंड से थर्ड में जब मूव करेंगे 2 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब इसके बाद इधर मूव कर जाएंगे। अब ये वाला एलिमेंट A1 इंटू B2 C3 माइनस पहला एलिमेंट देखो ये आता ना A1 B2 C3 माइनस B3 C2, तो A1 B3 C2 साइक्लिक ऑर्डर चलो, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आ गया। सही है बच्चों, तो आप देख रहे हैं एक्सपेंशन में कितने टर्म यूज हो रहा है, 6 टर्म्स हो रहे हैं क्या। मैं ये कहता हूँ मुझे को क्या चाहिए, मेरे पास 4 1 है 5 0 है, ध्यान से देखिएगा, आई हैव 4 1 5 0, 4 1 5 0 को इस डिटरमिनेंट के अंदर पुट करना, और मैं ये चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना है। ऐसे कितने डिटरमिनेंट बनेंगे जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि इन 6 में से मैंने कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, है ना। इन 6 में से कोई भी एक एलिमेंट कितने तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 6 7, और जो भी एलिमेंट सिलेक्ट किया है वो 3-3 एलिमेंट का प्रोडक्ट है। सपोज करो मैंने ये सिलेक्ट किया, वो 3-3 एलिमेंट का प्रोडक्ट, उसके तीनों कंपोनेंट को आप 1 वैल्यू दे दो, है ना। अगर मैंने उसके तीनों कंपोनेंट को उसको मैंने 1 बना दिया, यानी वो कैसे बन गया 1, तो उसके मैंने तीनों कंपोनेंट A2 B3 C1 सभी को 1 डाल दिया। मेरे पाठ को ध्यान से सुनना, 6 एलिमेंट दिख रहा है, 6 में से कोई भी एक एलिमेंट आप पिक कर लीजिए और उसके तीनों कंपोनेंट को 1 वैल्यू दे दीजिए। 1 वैल्यू दे दी, ठीक है, यानी 3 1 आपने यूज़ कर लिए। अब आपका सिर्फ एक 1 बचा हुआ है। अब इसको 1 बनाने के बाद अब आपके पास 5 और एलिमेंट बचते हैं, लेकिन अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं, अगर आप उनमें ऑब्जर्व करें तो ये जो एलिमेंट आपने यूज़ किए हैं A2 B3 और C1, इन 3 में से एक ही एलिमेंट आ रहा है हर एक टर्म्स में। रिपीट करता हूं मैं अपने पॉइंट्स को, 6 में से आप कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करें और उस एलिमेंट के तीनों कंपोनेंट को 1 वैल्यू दे दें, तो सब वो एलिमेंट तो 1 बन जाएगा। अब जो 5 एलिमेंट बचे हुए हैं, जैसे पहले एलिमेंट की बात करें तो उसमें A1 B2 C3 3 टर्म मुझे देख रहे हैं। इन 3 में से देखिए आपके पास कोई भी एलिमेंट अब आपने अभी तक यूज नहीं किया, तीनों एलिमेंट आपके लिए नए हैं क्योंकि आपने इन तीनों को +1 वैल्यू दिया है। आप अगर थर्ड एलिमेंट देखें A3 B1 C2, है ना, ये भी तीनों नए हैं आपके लिए, ये भी यूज नहीं किया। आप लास्ट एलिमेंट देखें A3 B2 C1, तो C1 आपने यूज किया है, A3 B2 यूज नहीं, और ये सारे के सारे नए एलिमेंट है।
आपके पास सिर्फ बच्चों एक ही वन बचा था, तो मैं कहता हूँ वो एक वन आप किसी भी एलिमेंट को दे दें, किसी भी एलिमेंट को दे दें, तो उससे क्या होगा, बाकी के जो एलिमेंट हैं वो तो जीरो बनेंगे, तो उससे आपका फर्स्ट टर्म भी जीरो बन जाएगा, सेकेंड टर्म भी जीरो बन जाएगा, बाकी सारे के सारे टर्म जीरो बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप A2 B3 C1 को 1 दे रहे हैं, तो देखिए A2 यहाँ पर है, B3 कहाँ पर है, B3 यहाँ पर है और C1 यहाँ पर, इन तीनों को आपने 1 दे दिया। अब ब्लैंक प्लेसेस कितने बच रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ब्लैंक प्लेसेस आपके पास बच रहे हैं 6 और एक वन बचा हुआ है। तो मैं कहता हूँ अब एक बचे हुए वन को इन 6 में से आप किसी भी एक प्लेस पे रखेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा देखिएगा +1 आएगी। समझ में आया क्या? तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, 36। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे वर्ड्स क्या थे, 6 में से आप कोई भी एक एलिमेंट पिक कीजिए और उस एलिमेंट में जो आपने लेटर्स यूज किए उन सभी को 1 वैल्यू दे दीजिए। सभी को 1 दे दिया, सभी को 1 देने के बाद अब एक ही 1 बचता आपके पास। अब उस एक 1 को आप किसी भी रो या कॉलम में प्लेस करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, या तो +1 मिलेगी या फिर -1। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा और पोस्टमार्टम किया जाए तो ये पता चलता है कि इस प्रोसेस में जो 36 डिटर्मिनेंट बनेंगे, 36 में से बच्चों 18 ऐसे डिटर्मिनेंट बनेंगे जिनकी वैल्यू +1 आएगी और 18 ऐसे बनेंगे जिनकी वैल्यू -1 आएगी। क्यों बनेंगे? देखिए, पहले एलिमेंट को अगर आप पिक करेंगे तो पहले एलिमेंट से 6 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, दूसरे एलिमेंट से भी 6 बनेंगे, तीसरे को बनाएंगे उससे भी 6। अगर पहले को 6 बनाया तो बाकी सारे 0 बन जाएंगे। अगर आप पहले एलिमेंट को 6 बनाते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट 0 बन रहे हैं, तो 6 से हर एक एलिमेंट से 6 बनेंगे, तो ओवरऑल 36 बन गए ना। इसमें +1 वाले 18 के पहले 3 वाले +1 वाले हैं और बाद वाले 3 -1 वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल बनेंगे 36 डिटर्मिनेंट और इनमें से 18 होंगे +1 वाले, 18 होंगे -1 वाले। अब इसी क्वेश्चन में हम एक और थॉट ऐड करके प्रोबेबिलिटी पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, पीएनसी पर भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, जिस पर मैं बनाया भी एक नया क्वेश्चन। देखिए, लेट राउंडेड ए बी द फैमिली ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 whose 4 एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। भाई एक नाम दे दिया, राउंडेड ए क्या, मैट्रिक्स की फैमिली है, इसके एलिमेंट्स क्या, मैट्रिसेस हैं। और कैसे मैट्रिसेस हैं, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मतलब जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, और जिसमें 4 प्लेसेस पर 1 यूज करना, 5 प्लेसेस पर 0 यूज करना, यानी वही प्रॉब्लम जो जस्ट अभी हमने पढ़ी है ना। तो टोटल मैट्रिक्स बच्चों अभी हमने देखा था कितने बनते हैं, 36, जिनमें से 18 वो होते हैं जिनकी वैल्यू +1 होती है, 18 वो होते हैं जिनकी वैल्यू -1 होती है। इफ A and B be any two matrices of this family, then find the probability that determinant of A upon determinant B की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, मतलब इन दोनों डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो। दैट इज वी आर गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू दोनों का मॉड बराबर हो, डेट A का मॉड इक्वल टू डेट B का मॉड। तो अपने को तो पता है यार, अपन डेटा यूज कर लेते हैं। टोटल बनेंगे 36, 18 की वैल्यू +1 और 18 की वैल्यू -1, सही है ना। तो अगर मुझे को दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम बनानी है, दोनों की वैल्यू सेम बनानी है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, दोनों की को 0 तो बना ही नहीं सकते यार, समझ। और नॉन सिंगुलर तो पहले हमने बोल ही दिया था, तो 0 का वैसे भी कोई मीनिंग तो है नहीं। तो टोटल बनेंगे 36, है ना। तो रिक्वायर्ड, अच्छा प्रोबेबिलिटी पर ही क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी से चलते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल कितने बनेंगे, 36 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया, ये तो बन गया अपना सैंपल स्पेस, ठीक है बच्चों, ये सैंपल स्पेस आ गया। अब फेवरेबल केस की बात कर लेते हैं कि दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू मेरे को सेम चाहिए, तो मैं चाहता हूँ तो दोनों +1 वाले ले लूँ, दोनों डिटरमिनेंट -1 वाले भी ले सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मॉड लगा हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम बनानी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है डिटरमिनेंट A +1 और डिटरमिनेंट B -1 हो, तो मॉड तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो एक +1 वाला ले लें और दूसरा -1 वाला, सही है बच्चों। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहता, आप इसको कर लीजिएगा। और आज की क्लास बस यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में मैं और कुछ इससे अच्छी भी प्रॉब्लम्स, ऐसी नियर अबाउट लेवल की प्रॉब्लम और लेके आऊँगा जो मैट्रिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैट्रिक्स एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। ओके, थैंक्स फॉर